चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? ठीक है। तो कैसे जा रहे हैं आप लोग? और भैया, एग्जाम कैसे गए आपके जेआईएल वाले? डीजे होगा इस बार? नहीं होना चाहिए डीजे, ठीक है। सोनाली जी, डीजे के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 128, 129, 130, 131, 132 एंड 134, 134 हो गया था और 136 हो गया था, राइट? बोलो यार। हाँ, 135 तो सिलेबस में है ही नहीं हमारा। बोलो। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग सिचुएशन। तो देखो, कहते हैं इन केस ऑफ कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड है कहाँ बेटा? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ लिस्टेड है बेटा? तो कहते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 136 shall deem to have be complied। मतलब हम मान लेंगे कि इस कंपनी ने सेक्शन 136 क्या था बेटा? इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। मान लेंगे इन्होंने 136 कंप्लाई कर लिया है इफ द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस। सुनो, लिस्टेड कंपनी ने अगर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बेटा डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए रख दिए हैं, तो हम मान लेंगे आपने सेक्शन 136 कॉम्प्लाई कर लिया है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ऑब्वियस सी बात है। एंड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना बेटा? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। एंड अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द सेलिएंट फीचर ऑफ द डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा? AOC 3। और copy of document in company may deem to be fit sent to the every member of company and every trustee of the holder of debentures issued by company not less than 21 clear days। मतलब आई मीन 21 डेज पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको क्या करोगे बेटा? भेज दोगे। क्या करोगे? भेज दोगे। तो हम मान लेंगे कि अगर आपने ये प्रोसेस फुलफिल कर लिया है तो आपने सेक्शन 136 कॉम्प्लाई कर लिया। ये बेसिकली इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग है। तो सब पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं बेटा? ये कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट रेडी रखा हो, किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा एक फॉर्म, इंटीमेशन फॉर्म, जिसको बोलते हैं AOC 3। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसमें वो एक स्टेटमेंट जो सेलिएंट फीचर कंटेन कर रहा है वो सभी मेंबर्स को, डिवेंचर ट्रस्टीज वगैरह को आप क्या कर दोगे? सेंड कर दोगे। तो कितने दिन पहले? 21 दिन पहले, ठीक है ना। बोलो। ओके, द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू comply इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप देखो, ये ना कॉन्सेप्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IS, IS, ISD। क्या बेटा? ISD। तो अगर कोई भी कंपनी जिसको ये रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए, तो वो कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? AOC 3A। ठीक है। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टन केसेस, रूल 11 of the company accounts rule 2014। देखो क्या लिखा। फर्दर, अगर ऑल लिस्टेड कंपनीज इन सच पब्लिक कंपनी विच हैव, जिसकी नेटवर्थ बेटा मोर देन कितनी है? 1 करोड़ रुपी। एंड बीच में क्या लिखा हुआ है? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और टर्नओवर ज्यादा किससे ज्यादा है? यानी कि नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो। और टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड से मेंबर्स को होज शेयर होल्डिंग इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, एंड होज ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी, उसको भेज दोगे, ठीक है। दूसरा, जिसकी शेयर होल्डिंग हेल्ड अदरवाइज देन द डीमेट लाइन, अगर आप डीमेट फॉर्म में शेयर्स नहीं है तो सच मेंबर हैज अ पॉजिटिवली क्या बेटा कंसिडर इन राइटिंग टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक मोड। उससे हम कंसर्न ले लेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में डॉक्यूमेंट रहे हैं, या फिर डिस्पैच कर दोगे क्या बेटा? फिजिकल कॉपी थ्रू एंड रिकॉग्नाइज मोड ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन ऑल अदर केसेस। ठीक है ना। तो ये एक तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने का तरीका बता रखा है। समझ में आया? क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज। कहते हैं एवरी कंपनी हैव ए सब्सिडरी, और सब्सिडरी मतलब जो भी कंपनी इसकी क्या है बेटा? सब्सिडरी कंपनीज हैं, एक है या एक से ज्यादा है। शेल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड या फिर अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द केस में बी प्रिपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी तो एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, जो भी पूछेगा, ठीक है। किसके पास इंस्पेक्शन का अधिकार है? ऑफ कोर्स मेंबर के पास। एवरी कंपनी शेयर अंडर द ऑब्लिगेशन टू अलाउ एवरी मेंबर या फिर ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर इशू बाय कंपनी टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड देयर टू एट द रजिस्टर ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस। ये एक बेसिक्स है, ठीक है। आप हर कंपनी को और जो डिवेंचर ट्रस्टी है उसको राइट दोगे इंस्पेक्शन का,
और ये बेसिक इंस्पेक्शन कहाँ होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। और कब होगा? बिजनेस आवर के दौरान। ठीक है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैज सेंट सेलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मेंबर एंड डिवेंचर ट्रस्टी, मतलब आपने क्या भेज दिया है बेटा? इनकी एओसी 25, एओसी 3 फाइल कर दिया है। हाँ। Plus form the copy of the financial statement, including consolidated financial statement, if any, auditor report, along with every documents required by law. Annexure करोगे उसके साथ बेटा, किसके साथ? Financial statement के साथ। And shall be available for inspection at register office during working hours। 21 दिन पहले मीटिंग से ये आप कहाँ रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए। अब वो तो करते हैं, बोला था जो। क्या बोल रहे हैं? ओ माय गॉड, सुबह सुबह नहा के क्यों नहीं आते थे? क्या हो गया? कभी भी फीवर आए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए इंसान। चिल लेगा। यार वो तो करवा दे फिर जाके। वो तो करवा दे। हाँ। अभी देख के तो आ जाएगा। एक बार देख के तो आया। वो सुन सुन, वो भैया आए थे। भैया आए थे। ऊपर किया है। तो भाई तुम किस लिए थे यहाँ पे? चलो बाद में बात करते हैं। पैनल प्रोविजन। ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट होता है किसमें? कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 136, तो कंपनी शेल लायबल टू पेनल्टी कितना बेटा? 25,000 रुपीज। है ना? 25,000 रुपए की पेनल्टी लगी कंपनी के ऊपर। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में है बेटा, दे आर लायबल फॉर पेनल्टी 5,000 रुपीज। ठीक है। जो भी जितने भी ऑफिसर हैं उसमें, मतलब 5 ऑफिसर हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट में, तो कितनी पेनल्टी हो गई? 25,000। और 25,000 कंपनी की हो गई, टोटल कितनी पेनल्टी हो गई बेटा? 50,000 रुपए। समझ में आया? ये सेक्शन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 137। बोलो। यानी कि हमें आरओसी को एक कॉपी फाइल करनी पड़ती है, किसके बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। जिसमें हम वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है। या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है तो एओसी 2 अटैच करेंगे। ठीक है। नोटिस ऑफ द मीटिंग अटैच करेंगे, एवरीथिंग, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो ये अटैच करके हमें किसको भेज देना होता है? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? एओसी 4 में। किसमें? एओसी 4 में। देखिए, सेक्शन 137 ऑफ द एक्ट रिक्वायर क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी, मतलब एवरी कंपनी, वेदर इट इज प्राइवेट, वेदर इट इज ओपीसी, वेदर इट इज पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, एवरीवन, फाइल ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपकी सब्सिडियरी कंपनीज हैं तो। फाइल कर दोगे कौन से फॉर्म में? एओसी 4 या फिर एओसी 4 सीएफएस। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, सीएफएस सिर्फ उसी को फाइल करना पड़ेगा जिसकी सब्सिडियरी कंपनीज है। अदरवाइज कंपनी को क्या फाइल करना है? एओसी 4 फाइल करना है। गेटिंग माय पॉइंट? विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कितने दिन के अंदर? 30 डेज। कहाँ से? फ्रॉम द डे ऑन विच एजीएम हेल्ड एंड अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो भी फीस वगैरह होगी वो आरओसी इसमें इम्पोज करेगा। फीस वुड बी डिसाइडेड बाय द शेयर कैपिटल। ठीक है। अगर आपकी 1 लाख तक की शेयर कैपिटल है तो 300 रुपए की फीस जाती है बेसिकली। अगर उससे ज्यादा है तो फीस का लेवल जो है तो बढ़ता रहता है जैसे जैसे शेयर कैपिटल बढ़ती है। मुझे तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अडॉप्टेड इन एजीएम एंड, क्या लिखा बेटा? एडजर्न एजीएम, सच अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद, क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। द आरओसी शैल टेकन देम रिकॉर्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस अंटिल द अडॉप्टेड एजीएम इज अडॉप्शन एट एजीएम, मतलब जब तक एजीएम में अडॉप्ट नहीं होता तब तक। अच्छा क्या कह रहे हैं? इट्स लिटिल डिफरेंट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हमने अभी क्या नहीं करा है, अडॉप्ट नहीं किया है, कहाँ पे? एजीएम में। या फिर एडजर्न एजीएम में, अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, तो कहते हैं उस अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलोंग विद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल करना पड़ेगा किसके पास? और उसी के पास। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, मतलब एजीएम से 30 दिन के अंदर अनऑडिटेड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी।
आलो आरओसी जो है शेल टेक देम इन हिज रिकॉर्ड एज अ प्रोविजनल। ठीक है। और प्रोविजनल कब तक बेटा? जब तक आपने उसको अडॉप्ट ना कर लिया हो किसमें, एजीएफ। समझ में आया? तो यानी कि अनअडॉप्टेड भी फाइल कर सकते हो और अडॉप्टेड भी फाइल कर सकते हो। जैसे समटाइम क्या होता है भाई, कंपनी में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रेडी है बट अनफॉर्चुनेट क्या है, ऑडिट नहीं हो पाया। ऑडिट नहीं हो पाया तो एजीएम में वो अडॉप्ट हो नहीं पाएगी। भाई एजीएम में कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कैसे देखेंगे कि अकाउंट सही है कि नहीं है? ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पे। वो थोड़ी पढ़ेंगे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, राइट? अब वो अडॉप्ट नहीं हुआ एजीएम में, तो फिर आपको अनअडॉप्टेड ही फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज। ठीक है। और अगर उस अनऑडिटेड को हम आरओसी सिर्फ क्या मानेगा, प्रोविजनल मानेगा। क्या मानेगा? प्रोविजनल, जब तक आप क्या नहीं कर लेते उसको, अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। कब? एजीएम में। ठीक है। इसका मतलब सर एजीएम हो चुकी होगी मे बी, बट अडॉप्ट नहीं हुआ। और जब तक अडॉप्ट नहीं होता तब तक हम उसको क्या मानेंगे, प्रोविजनल ही मानेंगे। ठीक है। मुझे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट अगर हुई है किसमें, adjourned AGM में, shall be filed with register within 30 days from the date of adjourned AGM with जो भी फीस या फिर मिशन फीस की रिक्वायरमेंट जो भी रही होगी उनमें। तो सुनो, एक बार अपने ओसी फोर फाइल कर दी, ठीक है, मीटिंग क्या हो गई है, एडजर्न। तो एडजर्न मीटिंग में आप क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर वो अडॉप्टेड वाले स्टेटमेंट को भी फाइल करना पड़ेगा किसको, और आरओसी विल रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। समझे? याद है मैंने ओपीसी के लिए 180 दिन बताया था आपको, क्योंकि ओपीसी में एजीएम तो होती नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, वन पर्सन कंपनी शैल फाइल कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स एक ही तो मेंबर हो विद इन कितने दिन के अंदर, 90 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। तो यानी कि सर सिंपल सी बात है ना, ओपीसी में एजीएम तो होता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 96 जो है वो एग्जेम्प्टेड है ओपीसी के लिए। तो उस सिचुएशंस में कंपनी क्या करेगी बेटा, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करेगी 180 दिन के अंदर। कहां से बेटा, जिस दिन आपका फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है वहां से आपको ये फाइल करना पड़ेगा। ये समझ में आया? क्या ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले? हाँ जी। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी शेल ऑल्सो अटैच, क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरीज जो इनकॉर्पोरेट हुए कहाँ पे बेटा, and which have not established their place of business in India with a financial statement। और उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है, तो उसका फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह भी आप अटैच करोगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ सब्सिडरी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन रेफर फॉरेन सब्सिडरी, क्या बोलेंगे उसको, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अंडर द लॉ ऑफ कंट्री इन विच इनकॉर्पोरेटेड। मतलब सुनो, जिस देश में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो वहां पे ना अकाउंट्स को ऑडिट कराने की नीड नहीं होती है। ठीक है। बोलो भैया। हाँ, तो कहता है विच डज नॉट गेट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। ऑफ कोर्स जब नीड ही नहीं तो हम क्यों करवाएंगे। कहता था रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्थ प्रोविजन shall be met if the holding Indian company files such unaudited statement along with the declaration to effect where financial statement is in language of the English along with the translated copy of the financial statement in English। मतलब हो सकता है ना आपके देश में लैंग्वेज कुछ और हो, इंडिया में आप उसके ट्रांसलेटेड कॉपी फाइल करोगे, क्या करोगे? और वो ट्रांसलेट जनरली किस में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके, आगे देखो क्या लिखा है, वेयर द एजीएम ऑफ कंपनी ऑफ एनी ईयर हैज नॉट बीन हेल्ड। मतलब आपने क्या नहीं करी बेटा, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एजीएम हेल्ड हुई है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर एओसी फोर फाइल करना है। अभी कह रहा भैया एजीएम ही नहीं हो पाई हमारी, एजीएम ही क्या नहीं हो पाई। तो क्या लिखा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद क्या बेटा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब वही ऑडिटर की रिपोर्ट हो गया, बोर्ड रिपोर्ट हो गया, वगैरह वगैरह, जिसको आप अटैच करोगे, duly signed along with the statement of facts and the reason of not holding AGM। उसमें रीजन बताओगे कि एजीएम क्यों नहीं कर पाए आप। ठीक है। और इसको फाइल कर दोगे किसके पास, विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डे बिफोर विच एजीएम शुड बी हेल्ड एंड इन सच मैनर विच, क्या लिखा बेटा, सच फीस एंड एडिशनल वगैरह रिक्वायरमेंट होगा। मतलब सुनो, लास्ट पॉसिबल डेट क्या होती है एजीएम की, 30 सितंबर होती है। अब मान लो आप ना एजीएम कर ही नहीं पाए, क्या नहीं कर पाए, दिस इज द लास्ट पॉसिबल डेज। अच्छा, अब एजीएम नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये एओसी फोर नहीं फाइल करना, वो तो फाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एओसी फोर तो फाइल करना ही पड़ेगा, जिसमें आप अटैच करोगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और ये फाइल कर दोगे किसको बेटा, आरओसी को। और ये कितने दिन के अंदर, वही सेम सिचुएशन 30 डेज के अंदर अंदर। वो कहाँ से लोगे, 30 सितंबर से, जो कि लास्ट ड्यू डेट है बेटा किसकी, एजीएम होल्ड करने की। मतलब आपको ना पहले, और इसमें प्लस एक और चीज बताओगे यार, एक डॉक्यूमेंट जिसमें रीजन बताओगे कि आप एजीएम क्यों नहीं कर पाए, नॉट हेल्ड एजीएम, मतलब आप एजीएम क्यों नहीं कर पाए, इसका रीजन भी बताएंगे। किसको बेटा, आरओसी, किसको, आरओसी को। समझ में आए, तो मतलब आपने एजीएम करी हो या ना करी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एओसी 4 फाइल करना पड़ेगा। भले वो ऑडिटेड हो या अनऑडिटेड हो, भले वो अडॉप्टेड हो या अनअडॉप्टेड हो, यू हैव टू फाइल योर स्टेटमेंट विद द आरओसी। समझे, देखना जरा उसको। ये शिवानी क्यों नहीं है भाई, पेपर है उसका भी, पेपर तो तुम लोगों का भी है। और हर्षिता का, लिखो। कल क्या, क्यों, बैंक बढ़ जा रहा तुम लोग आजकल। इनएक्टिव हो गया, क्यों, बैंक अकाउंट खोला क्या फिर, अब आएगा पैसा। हमारा पैन कार्ड बन गया है, केवाईसी किस चीज की करोगे। केवाईसी ही पैन कार्ड से होती है नालायक। मेजोरिटी का प्रूफ किस में दोगे आप, आधार कार्ड तो इंडिया में बांग्लादेश से कोई बना हुआ है, और क्या, ममता दीदी की मेहरबानी है। ऐसा मत बोल, डिपोर्ट कर देंगे भी। और क्या, चल मुन्नी, पाकिस्तान छोड़ के आप उधर गए। क्या लिखा हुआ है, क्लास ऑफ कंपनी एज में बी नोटिफाइड बाय कौन सी गवर्नमेंट, ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम शेल मैंडेटरी फाइल अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फॉर्मेट होता है बेटा, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसको बोलते हैं XBRL लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बेटा, हालांकि हर कंपनी को फॉलो नहीं करना होता, जिन कंपनीज को सीजी ने नोटिफाई किया है उनको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा वो XBRL फॉर्मेट में फाइल करनी होती है। किसमें फाइल करनी होती है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है नीचे XBRL के रूल्स, रूल 3। ये बेटा एक एक्सटेंसिव लैंग्वेज होती है, जैसे आपके कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, हाँ, तो वैसे XBRL की एक लैंग्वेज होती है जिसमें आप फाइल करते हो स्पेसिफिकली। ठीक है ना, तो अब किसके ऊपर एप्लीकेबल है देखो, कहते हैं फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शेल फाइल अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 137 ऑफ द एक्ट विद आरओसी। कौन सा फॉर्म बेटा, AOC4 XBRL। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्म है, जैसे टैली होता है आपका, टैली में एंट्री करते हो चीजें सॉफ्टवेयर में अपडेट होते रहते हैं, वैसे ही XBRL का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। एक एक्सटेंसिबल बिजनेस लैंग्वेज होती है बेटा, वो क्या होती है,
हाँ जी, तो उस बेसिक सिचुएशन में आपको एक्सबीआरएल फाइल करना होता है, तो देखो किस किस को करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी जो किसके पास लिस्ट है और उसकी इंडियन सब्सिडरीज को ये एक्सबीआरएल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कंपनी जिसकी पेड ऑप्शन कैपिटल कितनी है बेटा, 5 करोड़ या उससे ज्यादा। कौन सी कैपिटल, पेड ऑप्शन कैपिटल। फिर कह रहा है कंपनी हैविंग टर्नओवर कितना, 100 करोड़ और अबव, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और ऑल कंपनी विच रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बेटा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उन कंपनीज को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में अपना एओसी 4 फाइल करना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली बैलेंस शीट को आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी बेटा, लिस्टेड कंपनी होगी और सब्सिडरीज होगी उसकी। ठीक है, दूसरा वो कंपनी इसकी पेडेंशियल कैपिटल कितनी है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, वो कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है बेटा, 100 करोड़ और मोर। ठीक है, या और वो कंपनी जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो दे हैव टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एक्सबीआरएल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट मैडम, अच्छा जी देखो देखो, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट कंपनी प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 shall be prepared using, क्या लिखा बेटा, taxonomy provided annexure to, and company preparing the financial statement under company's Indian accounting standard shall file a statement in taxonomy provided annexure to a ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है यार, ये कह रहा है कि इन कंपनीज को भी एक्सबीआरएल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। समझे, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है उसको भी, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है उसको भी, दे हैव टू फॉलो क्या बेटा, एक्सबीआरएल फॉर्मेट। तो क्या फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या लिखा था फर्दर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या फिर कंपनी जो एंगेज है बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर exempted फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस। मतलब ये कंपनी बेटा है क्या है, यदि इनको एक्सबीआरएल फॉर्मेट फॉलो करने के बाद नहीं, ये नॉर्मल फॉर्मेट में ही फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी विच हैव फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दिस रूल shall continue filing the financial statement or other, though they are not fall under the class of the company। मतलब सुनो, एक बार ये रूल आपके फिर एप्लीकेबल हो गए, फिर ये हमेशा के लिए अप्लाई होंगे, भले फिर आप उस क्राइटेरिया में फंसो या फिर ना फंसो। सपोज कंपनी का टर्नओवर 120 करोड़ रुपए, तो क्या उसको फॉलो करना पड़ेगा एक्सपेंस। हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 50 करोड़ हो गया, क्या फॉलो करना पड़ेगा, यस। मतलब वंस रूल एप्लीकेबल देन ये परमानेंट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, फिर ये आपको रिवर्स रूट यहाँ पर नहीं। ठीक है, एक बार ट्रिगर होगी लिमिट, ठीक है, उसके बाद रिवर्स रूट आपके पास यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कंपनी विच हैव फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर, क्या लिखा हुआ, as by rule name company filing of document in form extensible business language rule 2011 shall continue to file the financial statement other document। मतलब वही बात बोल रहा है, आप एक बार इसमें फंस गए तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आपकी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बाद में आप इससे नहीं क्या नहीं हो सकते बेटा, बच नहीं सकते। क्या हो गया इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या आता है जी, सिंपल, अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है, कंपनी फेल हो जाती है, तो भैया उसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ना। लायबिलिटी कितनी है, 10,000। और अगर कंटिन्यूअस फेलियर है तो डेली का 100 रुपए पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम कितनी। अच्छा सुनो, जिस कंपनी ने एजीएम नहीं किया और जिस कंपनी ने एओसी 4 फाइल नहीं करा, ठीक है भाई, एजीएम नहीं करा तो सेक्शन 99 की पेनल्टी तो लगेगी, याद है ना। और अगर एओसी 4 फाइल नहीं करा तो सेक्शन कौन सी, 137 की पेनल्टी लगेगी। तो ये दो अलग अलग पेनल्टी है, एक नहीं होगी। ठीक है ना, यानी कि एजीएम ना हेल्ड करने की पेनल्टी अलग है, और जो एओसी 4 फाइल नहीं करा उसकी पेनल्टी अलग है। ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो मिनिमम कितना पैसा, 10। पर डे के हिसाब से कितना, 100 रुपए। और कंटिन्यूअस फेलियर है तो, समझ में आ रहा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। अच्छा क्या रहेगा, या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ कंपनी अगर कोई है तो, एंड इन अब्सेंस ऑफ एमडी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो एनी अदर डायरेक्टर जो चार्ज बाय बोर्ड विच जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लाइंग विद सेक्शन 137। ठीक है, मतलब सुनो, जनरली कौन, एमडी एंड सीएफओ। अगर ये दोनों ही नहीं है तो वो डायरेक्टर जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लाई करने के पोस्ट पे है। और अगर अब्सेंस ऑफ सच डायरेक्टर है तो सभी डायरेक्टर को हम पेनलाइज कर देंगे बेटा, कितना पेनल्टी। और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो, और मैक्सिमम कितना,
यानी कि सुनो, यहाँ पे रूट सिचुएशंस क्या है, एमडी, सीएफओ, इनके अब्सेंस में जिसको चार्ज दिया हुआ है, अगर चार्ज में नहीं दिया हुआ है तो सभी डायरेक्टर लपेटे में आए। ठीक है, तो मिनिमम पेनल्टी कितनी वही 10,000, पर डे के हिसाब से कितनी होगी 100, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 50। समझ में आया? हम्म। देखो भाई, मोस्टली अकाउंटिंग के सेक्शन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने 128 पढ़ लिया, 129 पढ़ लिया, 130 पढ़ लिया, 131 पढ़ लिया, 134 पढ़ लिया, 136 पढ़ लिया, 137 पढ़ लिया। अब एक इंटरनल ऑडिट का सेक्शन है 138, विल अंडरस्टैंड। अब बच क्या गया है 132, 135 और 138। भाई ये तो पढ़ना ही नहीं। क्या है 135? हाँ बता, बोल रही थी, बताओ क्या है 135 है बेटा, सीएसआर वाला। सीएसआर क्या हो चुका है हमारा, सिलेबस से डिलीट हुआ है, कम प्रोजेक्ट से नहीं, इससे डिलीट हुआ है। तो यानी कि हमें 135 तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना क्या है फ्यूचर में, पढ़ना कभी नहीं है, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ना बस। और 138 पढ़ना है, क्या पढ़ना है 138 बेसिकली इंटरनल ऑडिट की बात कर रहा है, बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, तो इसमें बस थ्रेशोल्ड कंडीशन समझ लेना है। अभी आपने एक्सटर्नेबल एक्सबीआरएल का कौन सा पढ़ा, उसकी कंडीशन पढ़ ली, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी उसकी सब्सिडरी, वो कंपनी की पेड कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, आप पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और रिवर्स रूट है क्या उसमें, नहीं, एक बार फुलफिल कर लिया फिर हमेशा फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 132 है, इसका एक कॉन्सेप्ट आया था NFRA के बारे में, किसके बारे में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी क्या है, विल अंडरस्टैंड। और दूसरा हम पढ़ेंगे ये, दैट इज इंटरनल ऑडिट। क्या बेटा, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर बेटा कोई भी अपॉइंट हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, यहाँ पे कोई सीए स्पेसिफिक नहीं है। क्या स्पेसिफिक नहीं है बेटा, सीए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। ठीक है, देखिए कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा, नफरा। क्या बोलेंगे, नफरा। ठीक है, तो सेक्शन 132 कहते हैं ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका नाम क्या है बेटा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नोन एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, विद वाइड पावर रिकमेंड, एनफोर्स एंड मॉनिटर कर सकती है क्या बेटा, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर बेसिकली इसी के ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर मान लो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ सस्पिशियस हमें दिख रहा है, तो एक्शन लेने की अथॉरिटी किसके पास है बेटा, एनएफआरआई यानी कि नफरा के पास। किसके पास, अच्छा, इट वाज कंस्टिट्यूट ऑन 1 अक्टूबर 2018। The erstwhile Companies Act 1956 has empowered to central government to क्या लिखा बेटा, form a committee of recommendation of accounting standard which National Advisory Committee on Accounting Standard। ठीक है, दिस हैज नाउ बीन रीनेम्ड, इसका नाम वापस से रीनेम कर दिया, एनहांस्ड इंडिपेंडेंस इन ओवरसाइट पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी परफॉर्म करता है फंक्शन, दो द डिवीजन में भी प्रेस्क्राइब। ठीक है, सिंपल सी बात है, अथॉरिटी है जिसका काम है कंपनी के अकाउंटिंग को मॉनिटर करना, क्या करना, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाना, उसको एनफोर्स करना, ये सारी चीजें देखना, ऑडिटर की रिपोर्ट्स को चेक करना। किसको चेक करना, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, या कोई सस्पिशन तो नहीं है उसमें, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, किसके लिए बेटा, मॉनिटरिंग के लिए और एनफोर्स करने के लिए कंप्लायंस, कौन सा, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड फॉर द पर्पस ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएट विद द इंश्योरिंग सच कंप्लायंसेस। ठीक है, आपने देखा होगा ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम बेटा, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे खुद जो ऑडिटर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल माने गए किसी भी स्कैम में, किसी भी फ्रॉड में। जैसे सहारा का फ्रॉड हुआ था, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन कंपनी सेक्रेटरी आल्सो इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ना, उनकी इंडिपेंडेंसी पे भी डाउट हो जाता है कभी। ठीक है, कि यही तो गड़बड़ नहीं कर रहे। और होता है भाई, एक बात बताओ, ऑडिटर को पैसे कौन दे रही है, कंपनी तो दे रही है। ऑडिट करने की फीस कौन दे रहा है, अब तुम्हारा इंटरेस्ट तो आ गया ना कंपनी में। जैसे सपोज मान लो मैं एक ऑडिटर हूँ, अब मुझे किसी कंपनी की ऑडिट करनी है, अब मैं इतना फेमस तो नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अगर कोई कंपनी मुझे एक तरीके से काम दे रही है ना, मेरा घर चला रही है, पैसे दे रही है मेरे को,
तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट तो आ गया उसमें। तो हो सकता है ना मैं इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दूं भी नहीं भी दूं, हो सकता है मैं कंपनी को बचा लूं। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा एक ऐसी अथॉरिटी होना जरूरी है जो चेक करे कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करा है, क्या वो सच में इंडिपेंडेंट है, क्या उसकी रिपोर्टिंग जेन्युइन है नहीं है। तो इस चीज को चेक करने के लिए भी ये अथॉरिटी काम करती है। देखो ना क्या लिखा, अथॉरिटी हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट क्या, professional and other misconduct which may be committed by chartered accountant member and firm. There is also provision of appellant authority, मतलब सीए के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार भी किसके पास है? नफरा के पास। सिर्फ नफरत नफरत फैला देती है पूरी। समझ रहे हो? बोलो। काफी रिपोर्टिंग हुई है, बहुत सारे सीए को सस्पेंड भी किया है इन्होंने। देखो क्या लिखा हुआ है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है बेटा? क्वाइजी जुडिशियल बॉडी है। बड़ी में क्वाइजी जुडिशियल। हाँ भाई, जेआईएल पढ़ा ना तुम लोगों ने? बताओ। सोनी बना दी? क्या बात कर रहे हो? और ना लाइक। कौन? अच्छा देखो, एक होता है जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है? दे आर बेसिंग पास जजमेंट ऑन किसी भी केस में। जैसा हाई कोर्ट है, जैसे सेशन कोर्ट है, जैसा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मुझे ना अकाउंटिंग से रिलेटेड केस करना है, किससे रिलेटेड केस करना है? इसके रिगार्डिंग मैं जा रहा हूँ एन नफरा के पास। किसके पास? तो उसके पास पावर तो है, बट क्या कंप्लीट पावर है या पार्शियल पावर है? यानी कि ये सिर्फ फैसला दे सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके, अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके, और किसी चीज को लेकर नहीं। दैट इज पार्शियल जुडिशियल बॉडी, इसी को बोलते हैं क्वाइजी जुडिशियल। क्या बोलते हैं? समझ में आए? बेटा क्वाइजी एग्जीक्यूटिव होता है वो जो आप कह रहे थे। ठीक है। ये क्वाइजी एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है दे मेक रूल एज वेल, बट सिर्फ किसको लेके? जो उनकी पावर है, यानी कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। समझ में आ रही है बात? जैसे सेबी, सेबी क्वाइजी जुडिशियल भी है, क्वाइजी एग्जीक्यूटिव भी है ना? हाँ, तो सेबी क्या करता है बेटा? रूल बना सकता है कि नहीं बना सकता है? यस। बट क्या सभी कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, सिर्फ सेबी से रिलेटेड, यानी कि जो उसको पावर दी गई है उतना ही। ऐसा क्यों किया गया है भाई? जब लॉ ऑलरेडी जुडिशियल बॉडी है हमारे देश में, तो अलग से क्वाइजी जुडिशियल बॉडीज क्यों बना रखी है? ताकि हाई कोर्ट्स पे बर्डन, हाँ, वैसी दुनिया भर का बर्डन है हाई कोर्ट्स के ऊपर। कितने करोड़ों केस पेंडिंग है भारत में। है, तुम ये सारे अकाउंटिंग केसेस, कंपनी लॉ केसेस भी अगर उसको दे दो। एनसीएलटी क्यों बनाया? इसलिए तो बनाया है, ताकि एनसीएलटी सिर्फ क्या करेगा बेटा? कंपनी से रिलेटेड केसेस को डील करेगा। अब कोई मर्डर का केस हो गया, वो एनसीएलटी में जाएगा क्या? नहीं सर। कंपनी में कोई भी जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, वो एनसीएलटी में जाएगा क्या? नहीं। वो केस कहाँ जाएगा आपका? हाई कोर्ट्स। कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। एनसीएलटी आपको देखेगा कि आपने कॉम्प्लायंस किया कि नहीं किया। ठीक है, कंपनी लॉ रिलेटेड जितने भी मैटर है उसमें देखेगा वो। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी कि इसकी पावर होती है, बट क्या होती है बेटा? लिमिटेड। टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू क्या लिखा देखो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, दैट्स इट। ठीक है। विद इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट मे बी रेफर्ड इन द नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी to regulate the standard of all kinds of reporting, financial as well as non-financial, by the companies in future। मतलब फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, जिसको लेके बेटा ये अथॉरिटी का गठन किया गया। ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल गिव अ रिकमेंडेशन ऑन, क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इट शैल ओनली रिकमेंड एंड इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। समझे? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनएफआरए को गठन करने का। कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले सुनना ध्यान से बेटा। तो मेक क्या कर सकता है? रिकमेंडेशन किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भैया। किसके रिगार्डिंग? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी बनाने के रिगार्डिंग। ठीक है। दूसरा, मॉनिटर कर सकता है और एनफोर्स कर सकता है जो भी कंप्लायंसेस रिलेटेड टू किसके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ठीक है। और मॉनिटर एनफोर्स कर सकता है कंप्लायंसेस को। ठीक है। ओवरसी देख सकता है क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है। और परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज में बी। कुछ याद नहीं करना है, सुनो भाई। दोनों एग्जाम की ना एक स्ट्रेटेजी होती है, हमेशा याद रखना। एग्जाम में जाने से पहले सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। बच्चे क्या सोचते हैं ना, मैं ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं। नहीं बेटा, यू हैव टू मेक सर्टन थिंग्स विच आर वेरी शॉर्ट। जैसे ही लिखा हुआ है रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंड करेगा ये?
सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है रिगार्डिंग मेक अ पॉलिसी रिगार्डिंग के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, यही ना। आप सब कुछ थोड़ी पढ़ोगे यार, खाली क्या लिखोगे, रिकमेंडेशन याद होना चाहिए, बाकी तो तुम लिख ही लोगे, इतने तो होना समझदार। दूसरा, मॉनिटर कर सकता है, और क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है। क्या मॉनिटर करेगा? वही कॉम्प्लायंसेस। क्या एनफोर्स करेगा? वही रूल्स जो पॉलिसी वगैरह बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा होगा। ओवरसी देखेगा क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कि फेयर एंड ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, और सच अदर फंक्शन है, ये तो है हमारे पास ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये तो हमें लिखना ही है, मैंने कहा ना, ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, क्या है बेटा? ब्रह्मास्त्र है, इसको चला देना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो ये इसीलिए मैं अभी से पता क्या करूँ, देखो स्ट्रैटेजी ऐसी प्रिपेयर करो कि एग्जाम टाइम पे ना तुम्हें कम से कम पढ़ना पड़े। मेरी एक सबसे अच्छी रिकमेंडेशन आपको रहेगी, याद रखना, एग्जाम टाइम पे डोंट ओपन योर बुक्स। आपको ना बुक ओपन करने का एग्जाम टाइम पे जरूरत ना पड़े। यानी कि आपके पास आपके जो शॉर्ट नोट्स एंड सेल्फ नोट्स जो होने चाहिए ना, वो वही आपके लिए सफिशिएंट हो उस टाइम पे। मॉड्यूल पढ़ोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा, बुक पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, स्कैनर्स पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग को जितना फील फ्री रखोगे उस समय, वो बेटर है। तो उसके लिए आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए जो एग्जाम टाइम पे आप जाओ, क्योंकि तुमने बना रखा है एंड यू नो कैसे पढ़ना है। वो चीजें ज्यादा फास्ट, जहां तुम 2 चैप्टर रिवाइज करने में 2 घंटे लगा दे, यहाँ 2 घंटे पूरी कंप्यूटर रिवाइज कर लो। मैंने किया हुआ है दोस्त, इन 2 आवर्स। आपको पता है एग्जाम से एक दिन पहले 4 बार कंप्यूटर रिवाइज करी थी मैं। किससे? बुक से? बुक से तो एक चैप्टर नहीं हो पाएगा। किससे? शॉर्ट नोट्स से। किससे? सेल्फ नोट से। एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम टाइम, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास टाइम नहीं होता सीरियसली, और तुम तो दोनों ग्रुप वाले बच्चे हो, तुम्हारे पास तो सांस लेने का भी समय नहीं होगा। इसलिए अभी से ही ना अपना इतना टाइम डाइल्यूटेड कर दो। ठीक है, और इतने अपने नोट्स प्रिपेयर, हर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, एवरी सब्जेक्ट आप उसको इतना प्रिपेयर कर लो कि अभी तो रिवीजन हो ही रहा है साथ के साथ, जब आप एग्जाम टाइम पे देखो तो आपके पास ना बुक ओपन करने की जरूरत ना पड़े। अपने पास जितने कम नोट्स रखोगे ना, जितना अपने को इंडिपेंडेंट रखोगे, फ्री रखोगे, ये नहीं कि एग्जाम जा रहे हो बैग में तुमने ये कमरे वाली बुक भी रख दी, ये भी कुछ नहीं ले जाना। ले भी जा रहे हो तो सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स लेके जाओ, दैट्स इट, थोड़ा सा बाहर रिवाइज करने के। बस और कुछ नहीं, मेरा तो रिकमेंडेशन बच्चों को ये रहता है कि कुछ पढ़ना ही नहीं एग्जाम वाले दिन, फील फ्री, एक दिन पहले जो पढ़ लिया पढ़ लिया। क्योंकि दिमाग, और हाँ, एग्जाम देते वक्त बिल्कुल घबराना नहीं, मुझे पता है तुम घबराओ, स्टार्टिंग के आधे घंटे तो बच्चा ब्लैकआउट हो जाओगे, और वही ब्लैकआउट की सिचुएशन या तो आपको पास करेगी या तो आपको क्या करेगी बेटा, फेल। वहां पे घबराना नहीं, वहां पे बिल्कुल काम रह के आपको ना, कोई बात नहीं, आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा दे दो, 2.5 घंटा बहुत होता है। 2 घंटे में तुम पेपर कर सकते हो, क्या तुम्हें सब आता है? 2 घंटे, और अगर पेपर कुछ नहीं आता फिर 3 घंटे, क्या 10 घंटे भी कम है तुम्हारे। फैक्ट बता रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैंने एडवांस कंट्रोल का पेपर दिया था तो बच्चों डरे घबरा रखे थे भाई साहब, खतरनाक तरीके से पकड़ा रखे थे बिल्कुल। अब नहीं है, पहले तो बेटा 3 ग्रुप थे फाइनल में जब मैंने दिया है, अब तो 2 है खाली। तो एडवांस कंट्रोल का मेरा पेपर था, वही बहुत बच्चों घबरा रखे हैं, डर के हमारे हालत खराब है, लड़कियां उसके अंदर रट रही हैं, क्या करोगे? मैं बड़ा चिल च्युइंगम खा रहा हूँ इस आराम से। मैं कह रहा हूँ ये साले कौन है जो इतने परेशान हो रखे हैं? स्ट्रैटेजी नहीं है ना। कई बच्चे तो उसमें से जॉब कर रहे थे, कई इंटर्नशिप कर रहे थे, स्ट्रैटेजी नहीं है, और किसी ने बोल रखा स्कैनर लेके जाना फासू, और वो स्कैनर रटने में लगे, और एग्जाम में भाई साहब हालत खराब, 3 घंटे उनकी हालत खराब। 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर दिया था मैंने। 15 मिनट में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, देखो जैसे मेरे पास पेपर आया ना, मैं रिलैक्स रहा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था फेल होने का। मैं रिलैक्स रहा, नहीं नहीं, कम फेल होगा तो एक बार ही हो गया था मेरे पास, बाकी पेपर में फेल हो गया था। मैं आराम से पढ़ा, रिलैक्स होके मैंने 15-20 मिनट आराम से क्वेश्चंस पढ़े हैं। और जो मैं पढ़ रहा था पेंसिल लेके गया था, तो जो जो मुझे उस क्वेश्चंस में समझ आ रहा था मैं वहीं पे मार्क कर दे रहा था। आपको पता है, इनिशियल जो मैंने मार्क करे थे, कुछ मार्क मेरे गलत थे, वो मुझे कब पता लगा, जब मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा। तो सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम एक्साइटमेंट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर दोबारा जरूर रीड आउट करना, पेंसिल से। आगे गेटिंग में इसमें क्या होता है ना, ये चीजें बहुत काम आती है भाई मेरे को ना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मैंने दोनों ग्रुप के साथ में दिए हुए हैं। ऐसा नहीं, फाइनल में जब 3 ग्रुप थे तो एक मेरा निकल गया था, 2 मैंने साथ में निकाले थे। तो दोनों ग्रुप देने का ना प्रेशर बहुत ज्यादा,
और प्रेशर वो कम करता है आपके अभी की स्टडी। ये जो तुम अभी पढ़ाई करोगे ना, ये तुम्हारा उस समय का प्रेशर बहुत कम कर देगा, और उस समय तुम इतना रिलैक्स, और जितना रिलैक्स रहोगे उतने पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जितने टेंशन में रहोगे, जितने एंजाइटी में रहोगे, फेल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तुम देख लो तुम्हें क्या करना। एंजाइटी और किसी प्रकार का घबराहटपन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये रहेगा, मान के चलो। और सुनो, अगर तुम पेपर में घबरा गए ना, मान लेना कि तुम दिसंबर में दोबारा एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि वही घबराहट तुम्हें लेट हो गई। मैं वही समझा रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको बहुत काम रहना। और वो काम कैसे रहोगे, अगर अभी से पढ़ लो। समझ रहे हो, अभी जितनी मेहनत कर सकते हो करिए। मत सोचना भाई जून है बहुत टाइम है, नहीं, कुछ भी टाइम नहीं दोस्त। देखो ना, आते आते दिसंबर आ गया, पता ही नहीं चला। आते आते जून भी आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो, तो इसलिए अभी से ही इतनी प्रिपरेशन कर दो कि भैया तुम्हें उस समय ना ज्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत ही ना पड़े। आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ में आज तक एग्जाम टाइम पे ना तो मॉड्यूल पढ़ा, और ना ही कोई बुक पढ़ा, ना ही कोई स्कैनर पढ़ा। मैंने सिर्फ अपने नोट्स, क्योंकि पूरे साल बुक्स पढ़ी थी पूरे, और ना ही मैंने किसी यूट्यूब का मैराथन लेक्चर देखा। बहुत कंफ्यूज करते हैं सारे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, बट तब, और जब आपने पढ़ लिया ना सब कुछ, तो आपको जरूरत नहीं मैराथन मैराथन की। समझ रहे हो ना। तो क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरत। थोड़ा सा नफरत फैलाया था, देख। क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरत। ठीक है, विच इज, क्या लिखा हुआ है, सपोज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओवरसाइट रेगुलेटरी बॉडी to recommend accounting standard and auditing standard। ऊपर पढ़ा था आपने। हाँ, तो गवर्न बाय द सेक्शन 130 तो सबसेक्शन 4 अकॉर्डिंगली। क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट, कौन होता है यहाँ पे, चेयरपर्सन। बहुत चीजें ऐसी आएंगी बेटा जहाँ पर अथॉरिटीज में ये याद करना पड़ेगा। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जब आप सीवी वगैरह पढ़ोगे उसमें है बहुत सारे। क्रूशियल पर्सन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एमिनेंस हैविंग एक्सपर्टीज इन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ। तो नॉमिनेटेड बाय, कौन नॉमिनेट करेगा, एंड सच अदर पर्सन प्रिस्क्राइब द मैनर नॉट एक्सीडिंग कितना, 15, कंसिस्टिंग पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब सुनो, एक चेयरपर्सन होगा, बाकी 15 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 15, उससे ज्यादा। पहला पॉइंट क्लियर है, बोलो। अब इसमें मैं कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ आपको, 15 मेंबर का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, है चेयरमैन का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, ये जस्ट याद करने के लिए। क्या लिखा हुआ है, ईच डिवीजन ऑफ NFRA शेल, क्या लिखा है बेटा, प्रिसाइड ओवर चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर ऑथराइज बाय चेयरपर्सन। तो यही प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, जिसको ऑथराइज किया गया होगा चेयरपर्सन के द्वारा। अब देखो, वेयर शेल में क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नफरा। ठीक है, कंसिस्ट क्या, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी, जिसमें कौन रहेगा आपका, चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर। सच अथॉरिटी फोर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। में तो सुनो, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करना, फैसला लेना थोड़ी होता है, क्या होता है, काम करना। तो काम करोगे ना, हाँ, तो उस बॉडी में कौन होना चाहिए, चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर नहीं होंगे साहब, कौन से मेंबर होंगे, बुझे कि नहीं बुझे। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल मेक क्या, declaration prescribed form that about no conflict of interest or lack of independency in respect of their appointment। मतलब इनका किसी दूसरी, जिस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसके साथ आपका क्या नहीं होना चाहिए बेटा, भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। द चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर शैल नॉट एसोसिएट विद एनी ऑडिट फर्म या फिर रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड 2 year आफ्टर सीज टू बी होल्ड सच अपॉइंटमेंट। मतलब ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई किसी ऑडिट फर्म के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, और सीसेशन के 2 साल के बाद भी नहीं होना चाहिए। समझे, तभी तो इंडिपेंडेंटली चेक कर पाओगे। हाँ, तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकते हैं किसको बेटा, सेक्रेटरी को, सच अदर एम्प्लॉइज को एज डीम्ड नेसेसरी टू सफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ NFRA। समझ में आया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अदर एम्प्लॉइज को भी क्या कर सकती है बेटा, अपॉइंट कर सकती है, सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर सकती है, ताकि कंडीशंस को अच्छे से फुलफिल कर ली जाए। क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफिस का है NFRA का, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और अदर प्लेसेस में भी हो सकता है एज डीम्ड फिट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, NFRA shall meet in such times and place shall observe such rules। मतलब इसको मीटिंग करनी होगी, तो जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उस प्रिस्क्राइब मैनर के हिसाब से मीटिंग करेगी। ठीक है,
मेंटेनेंस ऑफ क्या लिखा हुआ, बुक्स एंड अकाउंट्स, भाई यहाँ पर भी तो बुक्स एंड अकाउंट्स बनते होंगे या। तो कहते हैं एनएफआरए शेल कॉस्ट टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स इन रिलेशन टू क्या बेटा, इट्स अकाउंट सच फॉर्म्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कंसल्ट करेगा किसके साथ बेटा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी ए जी, क्या बोलते हैं इसको, सी एंड ए जी। जनरली बेटा जो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट होती है वो कौन करता है, सी ए जी के द्वारा होता है। ये मैं आपको 139 में कराऊंगा, ठीक है, किसमें कराऊंगा, 139 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लिखा हुआ है, ऑडिट इन नफरा, अगेन कौन करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही ऑडिट करेगा। और रिपोर्ट किसको करेगा, देखो द अकाउंट्स ऑफ नफरा required to be audited by CAG, कौन बेटा, CAG at such interval as specified by him and such account certified by CAG, कौन बेटा, CAG together with the audit report thereon forward annually किसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब इसकी रिपोर्ट वो किसको फाइल कर देगा बेटा, CG को, किसको फाइल कर देगा, CG को। बुझे नहीं बुझे, ओके आगे देखें। कहते हैं सर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी shall prepare such form and such time for each financial year as may be prescribed. Annual report giving to full accounts of activities during the financial year and forward a copy to central government, and central government shall cause annual report and audit report given by the controller जनरल। कहाँ रखेगी बेटा इसको, पार्लियामेंट में। समझ में आया, बोलो, नहीं आया, पढ़ाने के क्या लिखा हुआ है, jurisdictions power and impositions of the penalties by Nusrat। मतलब इसकी jurisdictions क्या है, इसकी पावर क्या है, और कितनी पेनल्टी वगैरह ये इम्पोज कर सकता है। भाई jurisdictions क्या है, इसकी jurisdiction का मतलब क्या होता है, आपका दायरा, आपकी लिमिट, क्या क्या काम कर सकते हो उसको। देखो कहते हैं फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेट क्या बेटा, either suo moto on reference made by the central government on such class of body corporate or person as may be prescribed into the matter of professional or other misconduct committed by the member or firm of chartered accountant registered under the Chartered Accountant Act 1949। या तो खुद कर सकता है या सीडी के एप्लीकेशन के या रेफरेंस के द्वारा, ठीक है। Provided that no other institutions या body shall initiate or continue to proceeding in any such matter in misconduct। अच्छा सुनो, जहाँ पे नफरा का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहां पे फिर कोई दूसरी एजेंसी नहीं आ सकती, ठीक है, बोलो भैया। हाँ जी, वहां पे दूसरी एजेंसी का इंटरवीन अलाउड नहीं है। अब ये पावर है, पावर तो क्या है, इन्वेस्टिगेशन पावर बिल्कुल किसकी तरह है, सिविल कोर्ट जज। तुम लोगों ने पढ़ा होगा सिविल कोर्ट जज की पावर होती है, वो क्या कर सकता है बेटा, डिस्कवरी एंड प्रोड्यूस करवा सकते, कोई भी बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह होता है, समन कर सकता है आपको, बोलो, हाँ, एनफोर्स कर सकता है, हाँ, अटेंडेंस को, इंस्पेक्शन कर सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, या इशू कर सकता है क्या बेटा, कमीशन फॉर एग्जामिन ऑफ द विटनेस। ये पढ़ लेना बस। पहला क्या है, डिस्कवर एंड प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समन कर सकता है आपको, एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, इंस्पेक्शन अलाउ कर सकता है, और कमीशन कर सकता है किसी भी विटनेस की विटनेसिंग को। समझ में आया, हेलो, फिर क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी वेयर द प्रोफेशनल्स और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। अगर मान लो मिसकंडक्ट प्रूव हो गया, अथॉरिटी शैल हैव अ पावर टू मेक क्या बेटा, ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी नॉट लेस देन कितना, 1 लाख रुपए, जिसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव बाय इंडिविजुअल। मतलब जो आपने फीस रिसीव करी उसके 5 गुना आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। नॉट लेस देन कितना बेटा, 5 लाख, बीच में भी एक्सटेंड टू टाइम्स है इन केस ऑफ फर्म। मतलब इंडिविजुअल के केस में पेनल्टी अलग है, फर्म के केस में पेनल्टी अलग है। इंडिविजुअल के केस में कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, और इसके केस में कितना है, 10 टाइम्स, ठीक है। वहां पर 1 लाख है, यहाँ पे कितना है, 5 लाख है। समझ में आ रहा है। अच्छा सबसे बड़ी बात, ये खतरनाक प्रोविजन है भाई, पूरे जीवन तुमने पढ़ाई करी, अब तुम डिवॉर्ड हो जाओगे मेंबरशिप से। हाँ तो देखो कहते हैं बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर या फिर अंडरटेकिंग of any audit in respect of financial statement or internal audit the functions and activities of the company and body corporate performing any valuations as a part of section 247 minimum period of कितना बेटा, 6 months and such higher not exceeding कितना, 10 साल से आपको डिवाइड किया जा सकता है। मतलब 6 महीना मिनिमम डिवाइड कर सकता है और मैक्सिमम 10 साल के लिए डिवाइड कर सकता है। मतलब 10 साल तक आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो, कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन ही नहीं कर सकता, आपकी मेंबरशिप ही बंद हो जाएगी 10 साल के लिए। समझे। अच्छा मान लो मुझे लग रहा है कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ है, तो कोई अपेलेंट अथॉरिटी तो होगी, हाँ जी आप अपील कर सकते हो। देखो एनी पर्सन जो एग्रीव्ड है
बाय एनी ऑर्डर ऑफ NFRA मे रेफर अपील टू किसको बेटा? अपीलेंट ट्रिब्यूनल एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी पेनल्टी पेमेंट वगैरह होगी वो आपको देनी पड़ेगी। समझे? बोलो यार। सेक्शन 133 इसको क्या करेंगे? जस्ट नॉट अ रेलेवेंट। आप सिंपल से मतलब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग सिचुएशंस है, ICAI ने बनाए हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग इसको क्या कर लेना, रीड कर लेना। ठीक है। क्या बात चलनी मन, भूख लगी है? भूख लगी है? चलो हेडिंग लिखो। सेक्शन 138। वो डाउट पूछे मैम से भी, तो क्या था कि ये बता रहा था। मैं ये सोच रही हूँ, मैंने तो कॉपी नहीं खोली थी। सर पूरा करेक्ट छोड़ोगे आज? पर पूरा इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसे ही नहीं सर सर तुम्हारे आपको आपको दिखा रहा हूँ।
कब तक करेंगे? ये क्या है फिर? ठीक है। अब देखो भाई, एक सेक्शन है सेक्शन 138 जो इंटरनल ऑडिट की बात कर रहा है। किसकी बात करता है? कहता है फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शेल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट किसको बेटा? इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप, फर्म, या फिर कोई बॉडी, कॉर्पोरेट। आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कौन कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, एवरी लिस्टेड कंपनी। या वो पब्लिक कंपनीज की पेड कैपिटल कितनी बेटा? 50 करोड़, और या जिसका टर्नओवर कितना है, 200 करोड़ या उससे ज्यादा। या जिसके आउटस्टैंडिंग डेट कितने बेटे? 100 करोड़ से ज्यादा। या जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितने बेटे? 25 करोड़ और उससे ज्यादा। इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाएगी तो यू हैव टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। समझे? और इसमें प्राइवेट कंपनी वो कवर है जिसका टर्नओवर कितना है बेटा? 200 करोड़ से ज्यादा। और जिसके आउटस्टैंडिंग डेट्स कितने बेटा? 100 करोड़ से ज्यादा। तो ये याद रख लेना क्राइटेरिया, ये इंटरनल ऑडिटर का। ठीक है। इंटरनल ऑडिटर कौन कौन अपॉइंट हो सकता है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, और अदर प्रोफेशनल्स। कंपनी सेक्रेटरी का स्पेसिफिकली नाम मेंशन तो नहीं है इसमें, बट इसमें क्या लिखा हुआ है? अदर प्रोफेशनल, तो ऑफ कोर्स सीएस या एडवोकेट्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। समझे? तो इसके साथ बेटा ये अकाउंटिंग चैप्टर हमारा क्या हो गया? समाप्त। अकाउंटिंग वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो गया? खत्म। अब हमारा क्या बचा है? ऑडिट वाला, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच।